दुनिया भर के अधिकांश पश्चिमी लोकतंत्रों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन ये अभी भी ईरान, नाइजीरिया और चीन जैसे देशों में एक आम प्रथा है। हम बात कर रहे हैं मौत की सजा की। क्या ये प्रभावी दंड और रोकथाम का तरीका है? और यही गहन चर्चा है जो हम आज रात करने जा रहे हैं। हमारे पैनल में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्टीफन ब्राइट, येल और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालयों में कानून के प्रोफेसर, रॉबर्ट ब्लेकर, आपराधिक कानून के प्रोफेसर और द डेथ ऑफ पनिशमेंट सर्चिंग फॉर जस्टिस अमंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के लेखक, और हमारे अपने आई-24 न्यूज संवाददाता जो ब्राउन। लेकिन शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड एक विभाजनकारी मुद्दा बना हुआ है। कई राज्यों में फांसी जारी है। समर्थक इसे सबसे बुरे अपराधों के लिए न्याय मानते हैं, जबकि विरोधी गलत दोष सिद्धियों, नस्लीय असमानता और मृत्युदंड देने के बढ़ते विवादास्पद तरीकों की ओर इशारा करते हैं। और ये बहस अन्य जगहों पर बहुत अलग दिशा में जा रही है। इजराइल ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो आतंकवादी परिस्थितियों में हत्या के दोषियों को मृत्युदंड की अनुमति देता है। एक ऐसा देश जहां शायद ही कभी मृत्युदंड का इस्तेमाल हुआ हो, वहां यह एक नाटकीय विस्तार है। वहीं लेबनान ने इसके विपरीत कदम उठाया है और मृत्युदंड को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और ईरान में फांसियों का सिलसिला कहीं ज्यादा भयावह कहानी का हिस्सा बन गया है। प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ सजाएं दी जाती हैं ताकि विरोध को कुचला जा सके। न्याय, रोकथाम, बदला या दमन, आधुनिक समाजों को कहां, अगर कहीं भी, सीमा खींचनी चाहिए? और क्या आधुनिक दुनिया में अब भी मौत की सजा का कोई स्थान है? ठीक है, अब हमारी बहस शुरू करते हैं। पहले सवाल के लिए हम क्रम से चलेंगे। आप में से हर किसी को 30 सेकंड मिलेंगे। सबसे पहले स्टीफन, फिर रॉबर्ट और फिर जो। और पहला सवाल है, क्या 21वीं सदी में मौत की सजा अब भी प्रासंगिक है? स्टीफन। नहीं, ये प्रासंगिक नहीं है। ये एक आदिम पुरानी सजा है। ये बहुत सारी अन्याय का कारण है। निर्दोष लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है और कुछ को फांसी भी दे दी जाती है। ये अपराध को नहीं रोकती। जो लोग अपराध करते हैं वे नहीं सोचते कि उन्हें पकड़ा जाएगा। अगर वे ऐसा सोचते तो वे अपराध नहीं करते। और हम देखते हैं कि अदालतें ये तय ही नहीं कर पाती कि किसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और किसे नहीं। ये बहुत हद तक नस्ल और गरीबी के कारण थोपी जाती है और धीरे धीरे दुनिया के बड़े हिस्से में इसे छोड़ दिया गया है। और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पिछले साल केवल 23 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। वाह, ये सच में बिल्कुल सही समय पर हुआ, घंटी बजते ही। ठीक है रॉबर्ट, अब तुम्हारी बारी है। हम इस सवाल को कानूनी, राजनीतिक या नैतिक रूप से देख सकते हैं। बेशक आदर्श रूप में हमें राजनीतिक या नस्लीय उत्पीड़न के साधन के रूप में मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि इसे समाप्त करने से वहां सबसे कम फर्क पड़ेगा जहां इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। संक्षेप में, हमें पूरा यकीन है कि अतीत मायने रखता है। हम सबसे बुरे में से भी सबसे बुरे की पहचान कर सकते हैं। बुराई मौजूद है। कुछ लोग सच में मरने के लायक होते हैं और एक मानवीय समाज जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनका मुकदमा चलाए, उन्हें दोषी ठहराए और उन्हें मृत्युदंड दे। ठीक है जो। एमिली, ये तीसरी बार है जब मैं आपके साथ स्टूडियो में हूं और आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जैसे हर खतरे का हमें कोई बहस ना करना कोई हल पसंद होता है। है। पाप का एक अतीत होता है, हर पापी का एक भविष्य होता है। और मुझे सच में लगता है कि ये बात दुनिया के अधिकांश लोगों पर लागू होती है, खासकर उन लोगों पर जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। हालांकि कुछ बहुत गंभीर मामले ऐसे होते हैं जिनमें बेहतर होता कि इन लोगों को इन परिणामों का सामना ही न करना पड़ता और इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मैं ऐसा कोई उचित तरीका नहीं सोच सकता जिसमें यह इस तरह से हो सके कि कोई सरकार, एक तानाशाही सरकार, सिद्धांत रूप में इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न कर सके। ठीक है, अब हमारे पास 30 सेकंड का टाइमर नहीं है, तो आप लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या सरकार की भूमिका इतनी कठोर सजा देने की है? और हम फिर से स्टीफन से शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में ज्यादा विनम्र होना चाहिए कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वे कुछ चीजें कर सकते हैं और वे ये तय कर सकते हैं कि किसने सिग्नल तोड़ा और किसने नहीं, और वे लोगों को अपराधों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन ये तय करना कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए, ये वास्तव में सरकार के बस की बात नहीं है। इसमें वो अच्छा काम नहीं करती। अदालतों को भी ये करना नहीं आता। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, वे इन मामलों में बहुत सारी गलतियां करते हैं। और जैसा कि अभी अभी उल्लेख किया गया था, हम देखते हैं कि ये जो वाकई भयानक मामले होते हैं उनमें अक्सर उन लोगों को मौत की सजा नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जिन लोगों को शायद उतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें मौत की सजा मिल जाती है। रॉबर्ट। खैर, ये बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है और हम में से कुछ लोग स्टीफन ब्राइट जैसे लोगों पर निर्भर करते हैं जिनका मौत की सजा से जुड़ी अन्याय का विरोध करने में लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है, और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है।
और मैं ऐसे व्यक्ति की सराहना करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि यह भावना आपसी नहीं है। लेकिन ये तथ्य कि कभी-कभी हम इसे पूरी तरह या पर्याप्त रूप से करने में असफल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन व्यवस्थाओं में जहां आप मौत की सजा को अतिरिक्त कड़ी विधिक प्रक्रिया से घेरते हैं, ये कभी-कभी एकमात्र न्याय संगत सजा होती है। और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ, मैं सोचता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या वो सरकार को बिना पैरोल के आजीवन कारावास या पैरोल के अवसर के साथ भी आजीवन कारावास की सजा देने की अनुमति देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपराधिक न्याय के मामले में हम सरकार को कितना तुच्छ बना देते हैं। बहुत गंभीर अपराध होते हैं, वे बहुत गंभीर सजा के हकदार हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी किया है उसी तरह से मृत्युदंड की निंदा करना आजीवन कारावास की भी निंदा करना है। बेशक इस समय अति वामपंथी सभी सजा और सभी जेलों की निंदा कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो उस आंदोलन का हिस्सा हैं। ठीक है स्टीफन, क्या आप रुको। जानते स्टीफन हैं- ने कुछ किया है, कुछ कहने के लिए, माफ कीजिए जो, लेकिन स्टीफन सिर हिला रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? फर्क, सबसे बड़ा फर्क उम्र कैद बिना पैरोल के या सालों की सजा में यह है कि अगर आपको एहसास हो जाए कि आपने गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। एक बार जब आपने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी और बाद में ये सामने आता है कि आपने गलती की है, कि आपने गलत व्यक्ति को सजा दी, कब्र से किसी व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता। ये कहना कि हमारे पास सुपर ड्यू प्रोसेस है, एक सेकंड रुकिए, ये कहना कि हमारे पास सुपर ड्यू प्रोसेस है उन मामलों में जहां लोगों को मौत की सजा मिल रही है, वहां लोगों के पास बहुत खराब वकील होते हैं। उन्हें सजा इसलिए मिलती है क्योंकि उनका पालन पोषण ऐसे हुआ है। उन्हें पूरी तरह श्वेत जूरी के सामने उनका मुकदमा चलता है क्योंकि अभियोजक जूरी चयन में सभी अश्वेत लोगों को हटा देते हैं। यही हो रहा है उन मामलों में, कुछ मामलों में, अब बहुत ज्यादा नहीं, जहां लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में मौत की सजा मिल रही है। ठीक है जो, अमेरिकी न्याय व्यवस्था की समस्या यह है कि वे ऐसे लोगों को सजा दे रहे हैं जिन्होंने कुछ मामलों में वो अपराध किया ही नहीं। पिछले 50 सालों में 200 लोगों के मामलों को पलट दिया गया है। लेकिन यही वो जगह है जहां ऐसी किसी चीज के होने के लिए एक ठोस कारण होना चाहिए। ये सबसे गंभीर और भयानक अपराधों में ही होना चाहिए जिनमें किसी भी तरह की गलती की कोई संभावना नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि आप सही हैं। मैं कह रहा हूं कि उन्हें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालयों सहित कई स्तरों की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसमें कई अलग अलग पहलुओं से गुजरना जरूरी है क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी छीन रहे हैं तो वो बहुत ही गंभीर बात है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका के पास अभी नहीं है, और जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं ऐसी कोई भी स्थिति नहीं सोच सकता जिसमें वे इसे इस तरह से संशोधित कर सकें कि यह, जैसा कि आप कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों या उन लोगों को नुकसान पहुंचाए या विशेष रूप से निशाना बनाए जो एक अच्छे वकील का खर्च नहीं उठा सकते। ठीक है रॉबर्ट, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कहना है। खैर, कुछ बातें हैं। पहली बात, जिंदगी को वापस नहीं किया जा सकता, और कोई व्यक्ति जो 60 साल एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में बिताता है और बाद में उसकी बेगुनाही साबित होती है तो उसकी जिंदगी को असल मायनों में वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन उससे भी आगे की बात है। मान लीजिए हम मौत की सजा को खत्म भी कर दें। ये ग्लोबल आई है और हम एक वैश्विक नजरिए से बात कर रहे हैं। और वैसे आपने कई देशों का जिक्र किया, लेकिन आप भारत और जापान का जिक्र करना भूल गए, जो बहुत बड़ी लोकतंत्र हैं। तो और वैसे भी ऐतिहासिक रूप से हर यूरोपीय देश जिसने मौत की सजा को खत्म किया, आयरलैंड को छोड़कर, उसने जनता के भारी समर्थन के बावजूद इसे खत्म किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका असल में एक लोकतंत्र की तरह ही व्यवहार कर रहा है, खुद को जनमत के अधीन कर रहा है। लेकिन 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 वापस उसी पर आते हैं, रूस में मौत की सजा नहीं है। मेरा मतलब है कागजों पर है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां रोक लगी हुई है। लेकिन उनके कोई पास इलेक्ट्रोक्यूशन गुलाब नहीं है। हाँ बिल्कुल है, और बहुत सारे विरोधी मर जाते हैं। तो आप नवाल्नी के परिवार को बताइए कि रूस में मौत की सजा खत्म करने से कोई फर्क पड़ा कि उसे मारा गया या नहीं। इसी वजह से मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में विडंबना से कहा, जिन जगहों पर इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है वहीं हमें इसका सबसे कम फायदा मिलेगा। ईरानियों ने गिनती के हिसाब से 52,000 प्रदर्शनकारियों को फांसी दी या मार डाला। मुझे लगता है उन्होंने 22 लोगों को फांसी दी, जो भयानक है। उन्होंने 22 लोगों को फांसी दी। उन्होंने 52,000 लोगों की हत्या की, जो कि 1% का 20वां हिस्सा है। तो मृत्युदंड को समाप्त करने से किसी भी तरह से राज्य प्रायोजित हत्या खत्म नहीं होगी। विडंबना यह है कि जब जनता का ध्यान उन प्रकार के मुकदमों की ओर जाता है जो असाधारण प्रक्रियात्मक सुरक्षा से घिरे होते हैं, तो इससे छूटने की संभावना वास्तव में बढ़ सकती है। और मुझे पता है कि स्टीफन ब्राइट इसमें मौजूद खामियों को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में इन खामियों को खत्म या सीमित करने के लिए अधिक प्रयास किया है, और ये खामियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ये बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी यही एकमात्र न्याय संगत प्रतिक्रिया होती है। जो, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये सच में एकमात्र न्याय संगत प्रतिक्रिया नहीं है। मेरा मतलब है और भी प्रतिक्रियाएं हैं, और असल में आज के संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ 27 राज्यों में मृत्युदंड है। उनमें से 2, ओरेगन और वायोमिंग,
में मौत की सजा पाए कोई कैदी नहीं है। तो 25 राज्यों में ये है। उनमें से कई ने पिछले 10 सालों में किसी को मौत की सजा नहीं दी है या फांसी नहीं दी है। ये बस कुछ ही राज्यों में है। ये टेक्सास, अल्बामा, फ्लोरिडा जैसे राज्य हैं जो सारी फांसियां दे रहे हैं। और बाकी देश ने तो आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और ये राज्य भी आखिरकार आगे बढ़ेंगे। मेरा मतलब है हम देख नहीं रहे हैं आज के समय में अमेरिका में जहां बहुत सी फांसियां हो रही हैं, वो एकमात्र जगह फ्लोरिडा है जहां हमारे पास एक असफल राजनेता है। वहां के गवर्नर डेसेंटिस अब मौत की सजा के वारंट पर साइन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फांसी दे रहे हैं। ये फ्लोरिडा में किसी असफल राजनेता के लिए आजमाया हुआ और पक्का तरीका है। अपने पहले 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने ज्यादा मौत की सजा के वारंट पर साइन नहीं किए, लेकिन अब उन्होंने पिछले साल 19 लोगों को फांसी दी और इस साल अब तक 12 लोगों को। लेकिन कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। ये अमेरिका में एक अपवाद है। ठीक है, अगर हम फिर से पूरे वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें, और मैं समझता हूं कि मेरे दोनों पैनलिस्ट अमेरिकी प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं इजराइल के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प और बहुत अनोखा मामला है जब बात मौत की सजा की आती है। दिलचस्प बात यह है, वहां केवल 2 मामलों में मौत की सजा दी गई है जिसमें लोगों को इजराइल में फांसी दी गई है। मेयर तोवियान्स्की 1948 में, जिन्हें वास्तव में 1 साल बाद बरी कर दिया गया था, और निश्चित रूप से एडोल्फ आइकमैन 60 के दशक में। तो जब आप इसे देखते हैं तो 50% लोगों को पहले ही निर्दोष पाया जा चुका है कि उन्होंने अपना अपराध नहीं किया था। लेकिन ये तो अलग बात है क्योंकि इस साल नेसेक ने आतंकवादियों के लिए मौत की सजा का एक विधेयक पेश किया है, और इसके लिए मुझे इस पर थोड़ी ज्यादा सहानुभूति है क्योंकि इजराइल अपने कैदियों के मामले में बहुत अनोखा है। क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी जो जघन्य अपराध करते हैं, वे निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा और फिर उन्हें कैदी अदला बदली के लिए एक सौदेबाजी के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हमने पिछले 2.5 सालों में गाजा के बंधकों के साथ ऐसा होते देखा है, और हमने 2011 में गिलाद शलीत के साथ भी ऐसा होते देखा था। और 2011 में जिन लोगों को रिहा किया गया था उनमें से एक यहिया सिनवार था, जिसने निश्चित रूप से 7 अक्टूबर की हत्या की साजिश रची थी। तो उस मामले में यह ज्यादा समझदारी होती अगर उन्होंने बस इतना कह दिया होता, ठीक है हमें अब इन्हें फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही हमें आज आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड कानून तक ले आता है। हालांकि ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, समस्या सरकार के लागू करने के तरीके में है। ये दोहरी नीति है। उनके पास कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लोगों के लिए एक नियम है जिसमें अगर वे कोई भी आतंकवादी गतिविधि करते हैं तो उनके लिए सीधी फांसी की सजा है, और अगर वो लोग इजराइल या पूर्वी यरूशलेम में हैं तो केवल तभी मौत की सजा दी जाती है अगर वे उद्धरण के अनुसार इजराइल राज्य के अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो यह मूल रूप से इसे केवल फिलिस्तीनी आतंकवादियों तक सीमित कर देता है और इससे दोहरी न्याय व्यवस्था बनती है। इस बिल के मुख्य समर्थकों में से एक इतमार बेन गवीर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो फांसी के फंदे वाला लैपल पेन पहनते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो साफ तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना चाहते हैं, और यही वो जगह है जहां ये मुद्दे हैं। तथ्य यह है कि राजनेता राजनीतिक बयान देने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने पहले, अब जब से वे सत्ता में आए हैं तब से कहना बंद कर दिया है, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि वे अरबों को मौत के नारे लगाते रहे हैं और यह उनका तरीका है इसे कानून में लागू करने का। और यहीं पर यह दोषपूर्ण है। एक आदर्श दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है जिसका मतलब होगा कि इन आतंकवादियों को फांसी दी जाएगी और भविष्य में उन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इसे अभी किया जा रहा है वो इसे नैतिक रूप से स्वीकार्य बनाना असंभव कर देता है। ठीक है स्टीफन, क्या आप अगली बार बोलेंगे? मुझे लेकिन लग रहा हाँ, है मैं कि यही आप कहने कुछ वाला कहना था। चाहते हैं। एक बात है, आप उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कैदी हैं और जिन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों को फांसी देते हैं तो आप शहीद बना देते हैं। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब फांसी दे दी जाती है तो उनके इर्द गिर्द एक जबरदस्त लेकिन फिर उन्हें रिहा किया जा आंदोलन सकता खड़ा है हो जाता और फिर वे दोबारा हत्या कर तो सकते इससे हैं और समस्या इस का तरह हल वे नहीं और होने भी वाला। ताकतवर बन जाते हैं। ये राजनीतिक समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो 2 स्तरों वाली व्यवस्था है। आप जानते हैं हमारे यहाँ अमेरिका में भी 2 स्तरों वाली व्यवस्था है, बस उसका तरीका अलग है। और जाहिर है इजराइल में एक और व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी जो क्लीवलैंड ओहायो से था। उसे इजराइल लाया गया, प्रत्यर्पित किया गया, दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में वो पूरी तरह निर्दोष निकला। और फिर सुपर ड्यू प्रोसेस की बात करें, बहुत सावधानी बरतने की बात करें। कोई भी अदालत प्रणाली इतनी सावधान नहीं है। इजराइल में अब तक सिर्फ 4 मौत की सजा के मामले हुए हैं, तो वे इस मामले में बहुत सावधान रहे हैं और फिर भी उन 4 में से 2 बार वे गलत साबित हुए। ये सिर्फ दिखाता है कि अदालतें ये तय करने में बहुत अच्छी नहीं हैं कि किसे जीवित इसमें रहना हमेशा चाहिए और बहुत किसे सारी नहीं। जटिलताएं ये वो चीज होती नहीं हैं। है ये जिसमें हमेशा अदालतें बहुत अच्छी होती हैं। पेचीदा होता है।
रॉबर्ट, इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात जो, और मैं इस मुद्दे पर अपनी जगह बदल सकते हैं, इजरायली मृत्युदंड कानून शुरू से लेकर अंत तक बुनियादी रूप से दोषपूर्ण था। उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़े मसौदों में सुधार किया, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। आपको इसे पाने के लिए इजराइल राज्य को नष्ट करने का इरादा होनी चाहिए थी, जिसका मतलब था कि ये उन लोगों को शामिल नहीं करता था जो बलात्कार करते हैं और फिर बच्चों को यातना देते हैं। मेरा मतलब है ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्युदंड के अधीन होना चाहिए। आपने लेबनान का जिक्र किया, जिसने इसी हफ्ते मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। ये सही है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो हमने नहीं देखा है वो ये है कि तुलना किससे की जाए। जब आप मृत्युदंड को समाप्त करते हैं तो उसकी जगह क्या आता है, और वो ये है कि रोजमर्रा की स्थितियां कैसी हैं। क्या जो लोग सबसे भयानक अपराध करते हैं वे सच में जेलों के अंदर सबसे बुरी सजा भुगतते हैं? और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने न केवल कई राज्यों में डेथ रो पर जिंदगी का दस्तावेजीकरण किया है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी भी देखी है जिन्हें बिना पैरोल के उम्र कैद मिली है। और सच्चाई ये है कि जो लोग सबसे भयानक अपराध करते हैं वे जेलों के अंदर सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम कष्ट झेलते हैं। उनके पास सबसे अच्छे धंधे होते हैं, सबसे अच्छी नौकरियां होती हैं। लेबनान में जब उन्होंने मौत की सजा को खत्म किया तो ध्यान दें कि इस हफ्ते उन्होंने उसकी जगह क्या रखा। उन्होंने उसकी जगह विशेष कठोर श्रम के साथ उम्र कैद की सजा रखी है, जिसका मतलब है कि कम से कम वे इस नैतिक सवाल के करीब आ रहे हैं कि अगर हम लोगों को मौत की सजा से बख्श दें तो उनकी जिंदगी कैसी होगी, या वे इसके लायक हैं या नहीं। न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि जो लोग सबसे घिनौने अपराध करते हैं वे सबसे कड़ी सजा के हकदार होते हैं। उन्हें जेल के अंदर सबसे बुरी जिंदगी मिलनी चाहिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बिल्कुल विकृत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अक्सर जो लोग सबसे कम गंभीर अपराध करते हैं वे जेल के अंदर शिकार बन जाते हैं, और जो सबसे गंभीर अपराध करते हैं जेलों के उनकी अंदर पूजा उनकी की जाती है। जिंदगी मेरे सबसे मन में एक अच्छी सवाल होती है, क्योंकि आप जानते हैं एक अमेरिकी होने के नाते हमने देखा है, मुझे उसका क्रम याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ओक्लाहोमा सिटी बम हमलावर को मौत की सजा दी गई थी, सही है? मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वो संघीय मामला था। लेकिन एक बात जो मैं जोड़ना चाहती हूँ वो ये है कि जब लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है तब भी वो सालों साल डेथ रो पर रहते हैं और फिर आखिरी वक्त पर उसे रद्द कर दिया जाता है। और मैं सोच रही हूं कि इसमें कितना पैसा भी खर्च होता है। जैसे अगर आप एक कट्टर हत्यारे हैं, आप जानती हैं आप एक चार्ल्स मैनसन या कुछ भी हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको सुधारा ही जा सके। तो क्या जेल में उम्र भर सलाखों के पीछे रहना मौत की सजा से भी बुरा नहीं है? उस सजा के बजाय जाहिर है नहीं। मौत की सजा देना। जाहिर है, जेल में आत्महत्या की दर को देखो। हर किसी के पास हथियारों की पहुंच है और बहुत कम लोग वास्तव में खुद को मारते हैं। तो सच्चाई ये है कि वे अपनी जिंदगी से ये साबित करते हैं। वे जेल के अंदर चाहे उम्र कैद ही क्यों न हो जीवित रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वे मर जाएं। यही इसकी सीधी सच्चाई है। स्टीफन, देखिए, हम यहाँ बहुत मोटे तौर पर सामान्यीकरण कर रहे हैं। मेरा मतलब है ये हास्यास्पद है कुछ बातें जो मैंने कही हैं। प्रोफेसर बेकर के लिए मेरे ये मन में बहुत हास्यास्पद सम्मान है, लेकिन आत्महत्या मैं की दर बस क्या है? वे बातें वेफर्स की वे आत्महत्या नहीं। दर क्या है? बस आप जानते हैं ये वे निष्कर्ष नहीं हैं जो तथ्यों से निकलते हैं। आपको हर जगह जाकर खुद देखना होगा। हाँ, कुछ लोग डेथ रो में लंबा समय बिता देते हैं। उन लोगों में से कुछ को बरी भी कर दिया जाता है। पिछले साल मैंने अपनी येल की क्लास में एंथनी रे हिंटन को बुलाया था। उन्होंने अल्बामा में 30 साल डेथ रो में बिताए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वह उस अपराध के लिए पूरी तरह निर्दोष थे। तो मुझे उम्मीद है कि हम खुश हैं कि हमने उन्हें फांसी नहीं दी, क्योंकि अगर दी होती तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। निश्चित रूप से ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्हें फांसी दी गई जबकि वे अपराध के लिए निर्दोष थे, और हमें बाद में पता चला, जैसे कि टॉड विलिंगम टेक्सास में। आप कुछ नहीं कर सकते, वो जा चुके हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जेल में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये पूरी तरह इस पे निर्भर करता है कि आप किस राज्य में हैं, क्या वो फेडरल है या राज्य का है। उसके बारे में इस तरह की सामान्य बातें बस सच नहीं है। हाँ, आपने जेल में लोगों को रखने, उन्हें डेथ रो में रखने की लागत का जिक्र किया था, लेकिन अगर आप उन्हें फांसी देते हैं तो उसमें भी भारी सार्वजनिक खर्च आएगा, क्योंकि आपको मुकदमे के फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी, आपको ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। तो इसमें कोई आसान तरीका नहीं है। आप सैद्धांतिक रूप से इसका तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि किसी को जेल में रखना सस्ता है या फांसी देना, जिसमें उन्हें सभी अदालतों और अपील की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यह हर मामले में अलग अलग होता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हाँ, ज्यादातर मामलों में और अमेरिका की व्यवस्था इसमें बहुत त्रुटिपूर्ण है, और यही वजह है कि वहां इतने लोग डेथ रो से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अपराध करने का पूरी तरह से संदेह से परे साबित हो जाए, उदाहरण के लिए यूके में एक्सेल रूडाकोबाना, जिसने टेलर स्विफ्ट थीम वाले डांस रिसाइटल में 3 युवा लड़कियों की हत्या कर दी थी और अब वह जेल में है, वो जेल में गार्ड्स पर हमला कर रहा है। उसे अभी एक हाई सिक्योरिटी जेल में बहुत ज्यादा बेहोश करने वाली दवाएं दी जा रही हैं।
अगर उसे फांसी दे दी जाए तो ब्रिटिश करदाताओं के लिए यह बहुत आसान होता। हालांकि क्योंकि यूके में 1960 के दशक के मध्य से ही इसे गैर कानूनी करार दिया गया है, इसलिए उसे यूके की भीड़भाड़ वाली जेलों में रहना पड़ता है। वहां की भीड़भाड़ की वजह से उन्हें कई गैर हिंसक कैदियों को जल्दी रिहा करना पड़ा, तो उन्हें उसे इसी तरह जीवित रखना पड़ता है, उसे इस तरह की लगभग जड़वत अवस्था में रखना पड़ता है। सबसे भयानक इंसानों में से एक की हत्या, सबसे भयानक अपराधों में से एक जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे मामले में उसे बस फांसी देना कहीं ज्यादा समझदारी होती। इसे खत्म कर दो और मामला निपटा दो। इससे परिवार को कुछ हद तक सुकून मिलेगा और ब्रिटिश करदाताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि जैसा कि मैं कहता हूं, आपको हर मामले को अलग अलग देखना चाहिए। आप एक ही नियम सब पर लागू नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ अमेरिकी राज्यों में होता है। मुश्किल है, इसी वजह से न्याय प्रणाली के लिए ये इतना मुश्किल है। हाँ, आगे बोलिए। ठीक है, मुझे सावधान किया गया है। क्या करना है, जो आप कह रहे हैं वो ये सुनिश्चित करना है कि आपने इन लोगों को दोषी ठहराया है और आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि वे अपराध के लिए दोषी हैं और वे वाकई मौत के हकदार हैं। अब यही सवाल है, आप कैसे तय करते हैं कि वे मौत के हकदार हैं या नहीं? लेकिन ये तो सिद्धांत है और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ये मृत्युदंड कानून अपनाए गए हैं। लेकिन व्यवहार में हम पाते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। और फिर जब आप एल्बामा या उस जैसे किसी जगह पर जाते हैं तो ये कुछ अलग ही हो जाता है। तो यह आदर्श है, लेकिन हम इसे व्यवहार में लागू नहीं कर पाते, क्योंकि आप किसी और के लिए बस एक और नहीं जोड़ सकते और बाकी सभी के लिए एक कानून। यही समस्या है। मैं इससे सहमत हूं। अच्छा, बिल्कुल सही। और हमारे पास ऐसे कोर्ट्स भी हैं जिनका रखरखाव बहुत खराब है, जहां कोर्ट द्वारा नियुक्त वकीलों को लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगभग कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। वहां पूरी तरह से गोरे लोगों की जूरी मामले तय कर रही है और इसलिए एक बात कहना आसान है। हाँ, सिद्धांत रूप में हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा जहां हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक कानूनी प्रक्रिया देंगे। हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि वे दोषी हैं। हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। सिद्धांत में ये कहना एक बात है, लेकिन व्यवहार में इसे करना लगभग असंभव है। यही समस्या है। यही वजह है कि मैंने एक्सेल रेट ऑफ अकाना का उदाहरण लिया था, क्योंकि उन्हें पाया गया था बाहर चाकू के साथ। उन्हें कैमरे पर उन लड़कियों पर चाकू से वार करते हुए देखा गया था। इसी वजह से मैंने वो खास उदाहरण दिया था। लेकिन यहीं पर यह समस्या बन जाती है जब आपको हर एक व्यक्ति के लिए उचित संदेह से परे साबित करना होता है, और ऐसे मामले हैं जैसा कि बताया गया 200 से ज्यादा। 1970 के दशक से अमेरिका में जहां लोग डेथ रो से बाहर निकल पाए हैं क्योंकि उन्हें उनके कथित अपराधों से बरी कर दिया गया है, और यहीं पर यह एक समस्या बन जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस आदर्श दुनिया में ऐसा होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि यह व्यवहारिक है, लेकिन एक आदर्श दुनिया में आप इसे कुछ खास मामलों के लिए रख सकते हैं। ठीक है रॉबर्ट, अब समाप्त के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा व्यक्ति सुपरमैक्स जेल में होता जहां वे कभी किसी और व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते। हमारे पास समय कम है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि रॉबर्ट जल्दी खत्म करे क्योंकि हमारे पास समय कम है। हाँ, इस पर अंतिम विचार रॉबर्ट। ये लागत का मामला नहीं है, ये न्याय का मामला है। और दंड चरण में दोष निर्धारण चरण से अलग आश्वस्त करने का मानदंड होना चाहिए। सिर्फ इस बात से आश्वस्त होना कि उसने ये उचित संदेह से परे किया है, ये पर्याप्त नहीं होना चाहिए। आपको नैतिक निश्चितता के साथ ये विश्वास होना चाहिए कि वो इसके लायक है। हमारे पास ये आश्वस्त करने का ये ऊंचा मानदंड नहीं है। मृत्युदंड के वर्तमान कानूनी ढांचे में कई खामियां हैं, मैं इसे आसानी से स्वीकार करता हूं। लेकिन सच ये है कि कभी-कभी मौत और सिर्फ मौत ही एकमात्र न्याय संगत सजा होती है। और अगर हम न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमें लागत लाभ विश्लेषण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमने उन सभी पैसों की बचत का हिसाब नहीं लगाया है जो उन लोगों के दोष स्वीकार करने से बची है जो सच में दोषी हैं और वे सिर्फ मौत की सजा से बचने के लिए दोषी कबूल करते हैं और उसे हटवा देते हैं। लेकिन ये लागत का मामला नहीं होना चाहिए। ये इस बात का मामला होना चाहिए कि किसे क्या मिलना चाहिए। क्या हम न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्या हम ये सुनिश्चित करने के लिए पैसा, समय और मेहनत लगाने को तैयार हैं कि लोगों को वही मिले जिसके वे हकदार हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प बहस थी। बहुत सारे और सवाल हैं, काश हमारे पास और समय होता। तो एक बार फिर धन्यवाद रॉबर्ट ब्लेकर, स्टीफन ब्राइट और निश्चित रूप से जो ब्राउन को। और कहीं मत जाइए, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।